हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी ये दोनों बेस्ट है। अगर आपने पिछला क्लास चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। चैनल में वहाँ पे मैं पीडीएफ अपना शेयर करती हूँ। चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और ग्रुप डिस्कशन रात 9 बजे जरूर ज्वाइन करें। आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 चैप्टर 1 थोड़ा सा ज़्यादा लंबा था, चैप्टर 2 भी लंबा ही था, ये थोड़ा सा छोटा होगा। इसके बाद मुझे लग रहा है सब चैप्टर थोड़ा छोटा ही होगा। क्लास टोटल 8 क्लास है एनसीईआरटी क्लास 6 में, तो उसमें से क्लास 3 पे हम लोग पहुंच गए। मुझे लग रहा है 4-5 दिन में मैं क्लास 6 खत्म कर दूंगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पृथ्वी के गति के कितने प्रकार होते हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन उसमें था। चैप्टर 1 का पहला पेज जब आप देखेंगे ना तो उसी में ये दिया हुआ है कि पृथ्वी के गति के प्रकार होते हैं घूर्णन एवं परिक्रमण, दोनों ही होते हैं। अब घूर्णन किसे कहते हैं और परिक्रमण किसे कहते हैं थोड़ा सा हमें जानना चाहिए अगर स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे हैं तो। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। और बीपीएससी कुछ भी पूछता है तो एक भी लाइन को मिस नहीं करना है। यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन। पिछली क्लास में ये हुआ था। और परिक्रमण किसे कहते हैं तो सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और रात में ग्रुप डिस्कशन 9 बजे होता है, उसको भी ज्वाइन आप करें, आपको बहुत फायदा होगा। अगला है कि पृथ्वी का अक्ष क्या है। तो आपको भी पता है कि पृथ्वी का अक्ष जो है वो काल्पनिक रेखा, यानी वास्तविक में ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें समझाने के लिए उसमें अक्ष को दिखाया गया है। वो एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक हम उसको बोलते हैं जिसको हम मानते हैं। वास्तविक वो रेखा होता है जो कि रियल में होता है तो उसे वास्तविक रेखा बोलते हैं। लेकिन पृथ्वी का जो अक्ष है, आपको पूछ सकता है कि पृथ्वी का अक्ष है तो वो कैसी रेखा, काल्पनिक, वास्तविक, इस टाइप से, एक से अधिक, या इस टाइप से आपको ऑप्शन देके फंसा सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि पृथ्वी का अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है। अगला है कि पृथ्वी कौन बनाती है। तो आपको भी पता है कि पृथ्वी कितने डिग्री की कौन बनाती है, तो 66.5 डिग्री की कौन बनाती है। एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करिएगा। ये एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन मैंने लिखा है, लिखने का प्रयास किया इसमें। तो आप अगला पढ़ें कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, कितने दिनों में लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365 दिन और 6 घंटा। अब 6 घंटा मैंने क्यों बोला, इसको काउंट नहीं किया जाता, 365 दिन ही बोला जाता है। लेकिन ये 6 घंटा जुड़ के ना लीप ईयर वर्ष हो जाता है, जो कि 366 दिन का होता है। जैसे फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है ना, 28 या 29 दिन का होता है, तो 28 दिन का होगा 365 दिन, 6 घंटा जिस दिन होगा। और ये जब बढ़ते ये 6 घंटा 24 घंटा में बदल जाएगा। तो फिर वो ना 4 साल के बाद क्या हो जाता है, 366 दिन का हो जाता है दिन। तो वो साल 366 दिन का होगा तो उसको लीप वर्ष बोलते हैं। उसी में फरवरी में ना 28 की जगह 29 दिन हो जाता है। आप समझते होंगे इस चीज को, मैं भी किताब में दिया है तो मैंने समझा दिया। अगला है कि किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। देखिए ये लाइन मैंने अपने मन से नहीं लिखा। ये एनसीईआरटी जब क्लास 6 का चैप्टर 3 आप पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे ना तो उसमें एक बॉक्स बना हुआ है, तो बॉक्स को स्किप नहीं आप कर सकते हैं। तो उसी में ये दिया हुआ है कि आर्यभट्ट ने कहा है कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर वो घूमती रहती है, अपने अक्ष पर ही घूर्णन करती है पृथ्वी। उसके बाद है कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ऋतु में परिवर्तन जो होता है पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। देखें इसमें घूर्णन और परिक्रमण दोनों दिया हुआ है, आप इसको अंडरलाइन कर ले। लेकिन जब आपको पूछे ना ऑप्शन में अगर आपका दोनों ही हो
तो अगर घूर्णन होगा, सिर्फ ऑप्शन में परिक्रमण नहीं होगा तो घूर्णन को आप लगाइएगा, लेकिन अगर जब दोनों होगा तो इसको परिक्रमण को लगाइएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये लाइन तो एनसीईआरटी का है। आप क्लास 6 का चैप्टर 3 जब निकालेंगे तो डिटेल में जब दिया है तो उसमें ये दोनों ही लाइन दिया है, लेकिन जब बॉक्स बना के दिया है ना तो बॉक्स में उसमें क्या किया है कि बॉक्स में सिर्फ ना परिक्रमण दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे वो लास्ट में मैंने लिखा है, तो आपको वो परिक्रमण ही पहले चूज करना है, इसको आप याद रखिएगा। इसीलिए कोई पीडीएफ मांगता है ना तो मैं पीडीएफ तो शेयर करती हूँ, लेकिन पहले मैं बोलती हूँ कि मेरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने में यही होगा क्योंकि मैंने आज ही पढ़ा है, मेरे दिमाग में ये चीज़ छपा है। मैंने जब उसको पढ़ा और समझने की कोशिश की हूँ तो उसको मैंने डिटेल में बताया, तो इसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो पहले ये देख लें वीडियो, उसके बाद पीडीएफ से आप नोट्स बना ले। एक बार देखने से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ऐसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है गपशप इधर उधर करने में। तो अगला है ग्रीष्म ऋतु में कहाँ क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो ये लाइन उसी चैप्टर में दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में ना ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु आपको भी पता है गर्मी का मौसम होता है, जबकि हमारे देश भारत में ग्रीष्म ऋतु में नहीं मनाया जाता क्रिसमस, ठंड में मनाया जाता है। आप सबको पता है दिसंबर माह में मनता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में ही ये ग्रीष्म ऋतु। आप देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि ये मौसम ऋतुओं का परिवर्तन, अब वहाँ का ऋतु कुछ होगा, यहाँ का कुछ होगा, तो इस अनुसार से मनाया जाता है। अगला है कि कब कब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप दोनों ही डेट याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो कब कब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, यानी कि सीधे सूर्य का रोशनी ना विषुवत वृत्त पर होगा। पहले अब मैंने विषुवत वृत्त के बारे में डिटेल में पढ़ाया है, तो चैप्टर 2 आप पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को ये सीधे किरणें इस पे पड़ती है। अगला है उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। बिल्कुल, अब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु कब होगी, तो 23 सितंबर को होगी। ये दिया हुआ है एनसीईआरटी का लाइन, तो इसको आप स्किप मत करिएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु अगर आपको पूछ ही देगा तो आप बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन ये सिलेबस में ही है। एनसीईआरटी पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं। एनसीईआरटी तो बिल्कुल बेस्ट है, चाहे सीटेड हो, एस्टेट हो, कुछ भी आप तैयारी कोई भी कंपटीशन का करना तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है 23 सितंबर को, वहीं पे दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है 21 मार्च को। ये दोनों ही स्किप मत करिएगा, दोनों को आप VI लगा के इसको याद करिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी तो 23 सितंबर को होगी, और वहीं पे दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी तो 21 मार्च को होगी। अब पृथ्वी कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 64.5 डिग्री। ये सारा चीज़ मैं ना ग्रुप डिस्कशन में करवाऊंगी, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ग्रुप डिस्कशन 9 बजे होता है। अभी मॉडर्न चल रहा है, मिडाइवल चल रहा है, तो उसको आप एंजॉय करिए। उसके बाद मॉडर्न तो हर क्लास के लिए उपयोगी है, जीएस के लिए, सब्जेक्ट के लिए, उसको आप पढ़ ले। उसके बाद ये ज्योग्राफी ही मैं करवाऊंगी, क्योंकि ये जीएस और सब्जेक्ट दोनों के लिए अहम होता है रोल इसमें, क्योंकि जीएस में भी ज्योग्राफी का 7 से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन भी देखा गया, तो इतना क्वेश्चन बहुत होता है। तो आप इसको चैप्टर वाइज पढ़ें, जीएस के तौर पे बिल्कुल ना पढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो देखिए मैंने ऊपर भी बताया था घूर्णन और परिक्रमण दोनों, लेकिन दोनों में से ऑप्शन आपको होगा तो परिक्रमण पे लगाइएगा, क्योंकि उसमें बॉक्स में साफ साफ दिया गया है कि ये परिक्रमण के कारण ही ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है, तो परिक्रमण के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा, आज का क्लास में मैं इतना ही निचोड़ निकाल पाई, ज़्यादा इसमें था नहीं कुछ, तो ज़्यादा टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगला चैप्टर भी मैंने बनाना शुरू कर दिया है, चैप्टर 4 है मानचित्र, आप देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ा, क्योंकि एक दिन में पूरा चैप्टर पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने उतना पढ़ा है, इसको कल कंप्लीट करके कल डाल दूंगी। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत मुझे लगता है। एक एक लाइन को ऐसे फिंगर रख के पढ़ना, फिर अंडरलाइन करना, फिर उसको नोट्स बनाना, तो मे भी आपका अगर हेल्प हो रहा है तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होगी, और मैं भी आपके कारण पढ़ पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। जल्दी एक वीडियो के साथ आप सबके सामने मैं आऊँगी। थैंक यू सो मच।